वेलकम बैक वंस अगेन मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज हम लोग यंग के द्विक रेखा छिद्र प्रयोग का आगे का हिस्सा पढ़ेंगे। इसमें हम लोग बात करेंगे फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करने की और उसी की सहायता से एक सूत्र प्राप्त होगा जिसकी मदद से हम लोग लैम्डा यानी कि वेवलेंथ ज्ञात करेंगे। टॉपिक का नाम है, आप हेडिंग डाल लीजिए, फ्रिंज की चौड़ाई नापकर तरंग दैर्घ्य ज्ञात करना, यानी डिटर्मिनेशन ऑफ वेवलेंथ बाय मेजरिंग फ्रिंज विड्थ। इसके लिए सबसे पहले हम डायग्राम बनाते हैं। वही डबल स्लिट वाला है, यानी दो स्लिट बनेगी। और मैंने पीछे बताया था दो स्लिट जो S1 S2 बनाते हैं वास्तव में वो एक ही मेन सोर्स से बनाई जाती हैं। तो जब डायग्राम बनाएंगे तो पहला मेन सोर्स बनाएंगे, इसके सामने एक पर्दा रखेंगे। ध्यान ये रखना, इस पर्दे में जहां आप डबल स्लिट बनाओ वो दूरियां मेन सोर्स S से बराबर होनी चाहिए। जैसे एक स्लिट यहां पर, एक स्लिट यहां पर, इसको S1 कह दीजिए, इसको S2 कह दीजिए। इसके बाद एक और अन्य पर्दा रखते हैं। यहां से चलने वाली तरंगे कहीं एक जगह मिल रही, मान लो बिंदु P पर मिल रही हैं। इस पर्दे का नाम आप L रख सकते हो, इस पर्दे का नाम M कह सकते हो। आप नाम अपने हिसाब से कुछ और भी ले सकते हो, X Y भी ले सकते हो। ये प्रकाश किरणें बिंदु P पर जाकर के अध्यारोपित हो रही हैं। वो पूरे पर्दे पे अध्यारोपित होंगी। मैंने कोई दो ली हैं जो यहां पहुंच रही हैं। इसका ये मतलब नहीं केवल यही दो हैं, आप अन्य दो ले सकते हो। इस जगह दोनों मिलेंगी, इस जगह दोनों मिलेंगी, नीचे भी ऐसा होगा, ऊपर भी होगा। यहां सामने हमने लंब डाल दिया हुआ है। देखो एक बात ध्यान रखिएगा, ये जो स्लिट बनाई है, इन दोनों स्लिट के बीच की जो दूरी हम मानेंगे, या तो 2D मान ले या हम D मान ले, आप जैसा चाहें वैसा ले सकते हैं। कुछ राइटर्स यहां पर 2D लेते हैं बीच की दूरी, और स्मॉल d भी ली जा सकती। इन दोनों के बीच, पर्दों के बीच की जो दूरी उसको हम कैपिटल D लेंगे। जब भी आंकिक प्रश्न करेंगे, अगर कोई दूरी ज्यादा दी है, 1 मीटर 75 सेंटीमीटर ऐसी, तो समझिएगा वो कैपिटल D दिया है। और मिलीमीटर में दिया होता है तो मतलब स्मॉल d दिया होता है। ठीक है, ये कंफ्यूजन ना रहे आपके मन में कभी। अब देखिए यहां से एक हम कंस्ट्रक्शन बना रहे हैं और एक यहां से अभिलंब डाल रहे हैं। देखो ध्यान देना, इसको मान लो K अभिलंब है, ये 90 डिग्री पे यहां गिरा करके। ज्यामिति के हिसाब से जो कोण इनके बीच बनेगा, देखो ध्यान देना, इन दोनों बिंदुओं पे वही कोण यहां बनेगा इस जगह पर। इसको हम थीटा लिख दे रहे हैं, यहां लिख दें कि यहां लिख दें, गंदगी ना हो जाता ऐसे। इस जगह का कोण है ये थीटा, बात समझ रहे हो? इन दो लाइनों के बीच का कोण थीटा है। अब कहीं भी आप लिख लो, वो आपको समझना है। ठीक है, ये 90 डिग्री बना हुआ है। तो ये ऐसा एक डायग्राम बनाया, इसकी सहायता से हम फ्रिंज विड्थ वगैरह निकालेंगे। हम ये मानेंगे कि ये केंद्र है और यहां से इसके बीच की दूरी y है, और मान लो n नंबर की फ्रिंज वहां बन रही है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ 5 5 ऐसे करके। इसका नंबर क्या है? n नंबर की फ्रिंज यहां बन रही है। इस डायग्राम को बनाओ, फिर हम प्रूविंग करते हैं। देखिए फ्रिंज की चौड़ाई की तरफ हम बढ़ेंगे, तो पहले 2-4 लाइन तो हम डायग्राम के विषय में लिखेंगे। हम कहेंगे माना S कोई एक वर्णी प्रकाश, देखो एक वर्णी प्रकाश के उदाहरण जान लो। एक वर्णी प्रकाश, ब्रैकेट में लिख देना मरकरी और सोडियम लाइट। कौन सी लाइट? यानी पारा से जो प्रकाश होता है, ये इसके उदाहरण है, मरकरी लाइट और सोडियम लाइट। पहले के समय में जो गलियों में लाइट लगी होती थी, आपको याद होगा, बड़ा सा एक बल्ब होता था, पीले रंग की प्रकाश देता था, उसको मरकरी बोलते थे। वो मरकरी लाइट या सोडियम लाइट, मरकरी एक्चुअली में व्हाइट कलर देती है और जो सोडियम लाइट होती है वो पीला कलर देती है। पहले बड़े बड़े स्ट्रीट लाइट लगे होते थे, अभी बीच में बदल के LED कर दिए गए हैं अभी 2-3 साल में। तो मरकरी लाइट और सोडियम लाइट जो होती हैं वो एक वर्णी प्रकाश के उदाहरण हैं। जब आप लैब में ये प्रैक्टिकल करेंगे, ये BSc में, इंटर में भी कुछ स्कूलों में है, BSc में तो लगभग सभी जगह ये प्रैक्टिकल मिलता है करने को। फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना है, ठीक है। तो उसमें एक बल्ब CFL जैसा लगा होगा, वो मरकरी लाइट देता है। जो ट्यूब लाइट आती थी पहले, जो स्टार्टर से चलती थी, उसको कभी फोड़ के देखना, अंदर से सफेद सफेद पाउडर निकलता है, वो मरकरी की पॉलिश होती है। ठीक है,
उसी वजह से प्रकाश व्हाइट कलर का हो जाता है। वो सब ये एक वर्णी प्रकाश के उदाहरण है। तो मैंने बोला माना एस कोई एक वर्णी प्रकाश का स्रोत है। अब सुनिए, इसकी सहायता से प्रकाश का स्रोत है जिससे S1 व S2 दो कला संबद्ध स्रोत प्राप्त किए। कला संबद्ध स्रोत प्राप्त किए, ये तो बात हो गई। हमने S1 S2 और S की बात की। अब हम कहेंगे S1 व S2 के बीच की दूरी स्मॉल डी और पर्दा L और M के बीच की दूरी कैपिटल डी है। माना S1 व S2 के मध्य दूरी स्मॉल डी तथा पर्दे L1 व पर्दे L और M के मध्य दूरी कैपिटल डी है। हमने मान लिया बिंदु P पर दो तरंगे आकर के अध्यारोपित होती हैं और n नंबर की फ्रिंज बनाती तथा बिंदु P की O से दूरी yn है जो कि nवीं फ्रिंज की स्थिति है। nवीं फ्रिंज की स्थिति है। ये तो हम लोगों ने थोड़ा सा डायग्राम के बारे में चर्चा कर दी, ये करना भी चाहिए प्रूविंग में। अब हम मेन मुद्दे पे आते हैं। सुनिए जरा ध्यान से। त्रिभुज S1 S2 के देखिए और त्रिभुज, इस बिंदु का नाम C दे दीजिए, COP देखिए। दो त्रिभुज दिख रहे हैं, पहले बताओ आपको। हम दो त्रिभुज जो यूज कर रहे हैं, मैंने उनके नाम लिखे, जरा ध्यान से सुने। हमने इस्तेमाल किया है त्रिभुज S1 S2 के व त्रिभुज CPO। दोनों त्रिभुज ढूंढिए आप, मिल गए। गौर से देखना, यहां में इस वाले में एक कोण थीटा और इस वाले में एक कोण थीटा है। इस वाले में 90 अंश एक कोण है और इस वाले में एक कोण 90 अंश है। बोलो, अगर किन्हीं दो त्रिभुजों में दो कोण समान हैं तो तीसरा कोण अपने आप समान होगा, क्योंकि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। और जब तीनों कोण बराबर हम बता देंगे तो ऐसे त्रिभुज समरूप त्रिभुज कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो हम कहेंगे त्रिभुज ये व ये समरूप त्रिभुज है। कैसे हैं? समरूप त्रिभुज हैं। तो चलिए भाई, ये तो बात हो गई, समरूप बताया मैंने। कैसे हुए समझ गए ना आप? दोनों में थीटा थीटा है, दोनों में 90 90। तीसरा प्रूफ करने की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने आप हो जाता बराबर, क्योंकि हम जानते हैं 180। इसी को उप प्रमेय कहते हैं। देखो, एक प्रमेय होती है ट्रिपल ए। अगर आपने समरूप पढ़े हो त्रिभुज, तो उसमें एक होती है तीनों कोण बराबर होने की। उसी में नीचे एक उप प्रमेय लिखी होती है कि यदि दो कोण भी बराबर सिद्ध हो जाए तो तीसरा कोण अपने आप बराबर होगा, तो समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। समरूप माने उनका रूप एक जैसा होगा, साइज कम ज्यादा होगा। खाली जैसे जूम करते हो किसी पिक्चर को, तो क्या उसमें अंदर कुछ बदल जाता है? खाली साइज ही तो बड़ा होता है। वो समरूपता है। बड़ी चीज या छोटी चीज उसी को करना, छोटा बड़ा, वो समरूपता है। समरूप त्रिभुजों में एक प्रमेय होती है बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम। आधारभूत प्रमेय नाम है। थेल्स की प्रमेय सुना हो, शायद पढ़ा हुआ स्कूल में। नहीं पढ़ा तो मैं बता देता हूं। अगर दो त्रिभुज समरूप हैं तो उनकी भुजाएं सार्वनुपातिक होंगी या समानुपातिक होंगी, ये प्रमेय होती है। तो सुनिए, ये त्रिभुज समरूप है तो इनकी भुजाओं का अनुपात समान होगा। मैं थीटा के सामने इसकी भुजा उठा रहा हूं, जरा ध्यान देना। तो इसमें S2 के थीटा के सामने भुजा है कि नहीं बताओ? और इसमें थीटा के सामने क्या है? OP है। देखो गौर से देखो, थीटा के सामने दोनों में 90 के सामने इसमें देखो S1 S2 है, उसमें 90 के सामने वाली भुजा बताओ? CP है। यहां से हम S2 के का मान निकाल रहे हैं पहले। S2 के तो S1 S2 अपान CP इंटू OP। इतना समझ में आया? पहले बताओ। अब जरा गौर से सुनिए,
जो दो किरणें जा रही हैं P बिंदु पर मिलने, अध्यारोपित होने, एक S2 से जा रही है और एक S1 से जा रही है, बड़ी कौन सी है? S2 वाली। S2P बड़ी है ना, और कितनी बड़ी एक्स्ट्रा उससे जरा ये पता करो, तभी तो सामने लंब डाला था। लंब हमने इसलिए डाला था कि हम देख ले कौन वाली कितनी बड़ी। जब इस सामने लंब डाल दो, देखो इसके बाद दोनों बराबर दिख रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं? तो ये वाली इतनी एक्स्ट्रा है कि नहीं? S2K बड़ा है, तो हम कहेंगे दोनों किरणों के मध्य पथांतर, दोनों किरणों के मध्य पथांतर, पथांतर माने पथ में अंतर, S2P माइनस S1P, और ये है क्या? S2K ही तो है। तो यानी जो S2K ये क्या चीज बता रहा है? पथांतर को बता रहा है। अब सुनिए, यदि बिंदु P बिंदु O के निकट हो, बिंदु O के निकट हो, मेरी बात को गौर से सुनिए, जितना बड़ा डायग्राम मैंने यहां बना के दिखाया इतना बड़ा वास्तव में नहीं होता, प्रैक्टिकल में बहुत छोटा डायग्राम होता है। अब उतना छोटा बना नहीं पाएंगे, बना देंगे तो तुम देख नहीं पाओगे साफ सुथरा, इसलिए जानबूझ के थोड़ा बड़ा बनाया है। लेकिन वास्तव में ये मानते हैं ये बिंदु, जो बिंदु P है वो बिल्कुल O के पास कहीं यहां है, मान लो इस जगह कहीं हो, बात समझना थोड़ा। तो जो C से O की दूरी हो गई वही तो C से P की होगी कि नहीं बताओ? जब भी क्लोज हो गए, पास पास हो गए, मैं यहां खड़ा हूं, मुझसे उस लड़की की जो दूरी है वही मुझसे इस लड़की की दूरी है कि नहीं बताओ? प्रियंका और निशा ये दोनों हमारे लिए बराबर दूरी पर है कि नहीं बताओ? लेकिन है तो अलग अलग, लेकिन बैठी क्लोज है। तो कहने का मुद्दा यहां पर हम ये कह रहे हैं कि ये बिंदु अगर यहां बहुत पास मान लिया जाए तो जो C होगा वही CP होगा, या P को हम O बोल सकेंगे कि नहीं? तो जब अत्यंत निकट है तो जहां जहां P शब्द इस्तेमाल हुआ वहां हम O इस्तेमाल करेंगे। तो देखो, तो P को O लिखने वाला हूं मैं, तो अब देखिए पथांतर क्या आया। अब पथांतर सुनना, ये S2 के बराबर ये वाला, इसको उठा रहा हूं मैं, S1 S2 अपान CP है, और हम P को क्या बदल रहे हैं? O में, तो इसको क्या लिख दोगे? CO। क्या लिख दोगे? और ये OP है, OP को OP रहने दो, उसकी जरूरत है मुझे, उसमें परिवर्तन नहीं कर रहा हूं मैं। यानी मैंने किसको बदला है? CP को क्या बदल दिया है? CO, ऐसे समझ लो, CP को बदल के मैंने क्या कर दिया? CO। अब सुनिए, S1 S2 के बीच की दूरी क्या मानी थी, तुम्हें याद है? स्मॉल डी मानी है। अच्छा, C से O के बीच की दूरी आप पर्दे में देख लो, C से O D है और O से P की YN है। चलो रखते हैं, ये कैपिटल D और ये YN। देखो इसलिए OP को नहीं बदला मैंने, उसका मान हमें पहले से ज्ञात है। ये पथांतर ज्ञात हुआ, इसको हम क्या बोलेंगे? पथांतर। अब दो तरह की फ्रिंजें बनती हैं, ध्यान देना। केस फर्स्ट, दीप्त फ्रिंज के लिए, किसके लिए? दीप्त फ्रिंज के लिए शर्तें हैं, ध्यान रखना। दीप्त फ्रिंज तभी बनती है जब दो किरणों के मध्य पथांतर λ/2 का सम गुणांक हो। सम संख्या तो जानते हो ना, तो शर्त है दीप्त फ्रिंज के लिए पथांतर का मान होना चाहिए सम संख्या गुणा λ/2। सम संख्या को आमतौर पे हम लोग 2x माना करते होंगे, कभी गणित लगाई हो। x को 1 रख दो तो 2 आएगा, 2 रख दो तो 4 हो जाएगा। तो हम 2x ना मांगकर यहां 2n बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? 2n मान ले रहे हैं, सम संख्या को 2n। तो देखो पथांतर किसके बराबर आया? n लैम्डा। और पथांतर हम पीछे निकाले कितना है? dyn अपान कैपिटल D, यही तो पथांतर है। तो पथांतर के स्थान पे हम क्या लिख सकते हैं? यहां पर dyn अपान कैपिटल D। यहां से yn का मान प्राप्त करो, yn इज इक्वल टू निकलेगा n कैपिटल D लैम्डा अपान स्मॉल d। ध्यान देना,
yn किसकी स्थिति है? nv फ्रिंज की स्थिति है। तो इसे हम कहेंगे ये जो yn का मान निकला है, यह nv दीप्त फ्रिंज की स्थिति है। जब कभी न्यूमेरिकल लगाएंगे आप, और अगर पूछा जाए 5वीं दीप्त फ्रिंज की स्थिति बताइए, तो आप n की जगह क्या इस्तेमाल करोगे? 5। तो लिख देना यहां पर यह nv दीप्त फ्रिंज की स्थिति है। लिख लिया? देखो एनवी दीप्त फ्रिंज की स्थिति निकल आई। अब हम जानना चाहते हैं दीप्त फ्रिंज की चौड़ाई। हम क्या निकालना चाहते हैं? तो देखो फ्रिंज की चौड़ाई के लिए क्या करेंगे, अब सुनना जरा। देखो एक बात सुनो, मेरी बात ध्यान से। मैं डायग्राम में, जैसे ये yn माना मैंने, देखो यहां पर एक फ्रिंज बनी है, और इसके बाद जो अगली फ्रिंज होगी दीप्त वाली, वो थोड़ा सा जगह छोड़ के बनती ना। मैंने कहा था एक डार्क फिर एक ब्राइट, फिर एक डार्क फिर एक ब्राइट, ऐसे बनती फ्रिंजें। देखो मेरी बात को थोड़ा प्रैक्टिकली समझना, ऐसे फ्रिंजेस बनती पर्दे पे। तो मान लो हमें इस वाली फ्रिंज की स्थिति पता हो गई yn, और अगर इस वाले का नंबर बोलो तो क्या बोलोगे बताओ? yn+1 कहोगे कि नहीं? बताओ, कहोगे कि नहीं कहोगे? तो अगर फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी हो तो इन दोनों के बीच की जो दूरी, वही तो फ्रिंज की चौड़ाई कहलाएगी। तो अगर yn+1 से हम yn को घटा दें तो फ्रिंजों के बीच की दूरी आ जाएगी, यानी फ्रिंज की चौड़ाई आ जाएगी। बोलो। तो हम यहां फ्रिंज की चौड़ाई ज्ञात करना चाहते हो। फ्रिंज की चौड़ाई को हमने सिंबल दिया है w, विड्थ, इंग्लिश में WIDTH, विड्थ। तो इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे? yn+1 से क्या घटाएंगे? yn। और देखो yn का मान है हमारे पास, देखो, लेकिन yn+1 का नहीं है। तो यहां n को n+1 करो तो यहां भी तो n+1 कर दोगे कि नहीं? बताओ। तो इसका व्यंजक क्या बना? yn+1 d माइनस yn का मान तो यह है ही हमारे पास। क्या ये बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही आपको? इसमें से कॉमन क्या, देखो निकाल दो कॉमन। हाँ, तो ब्रैकेट के अंदर जो बचा वो लिखा रहने दो। इसमें कुछ कट रहा है? n से n कट रहा है, 1 बचा, तो ये क्या आया? d (d). जरा ध्यान से देखो, ये जो फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र है, इसमें कहीं n नहीं है, यानी फ्रिंज की चौड़ाई का मान फ्रिंज की संख्या पर निर्भर नहीं कर रहा है। जितनी चौड़ाई पहली फ्रिंज की होगी उतनी दूसरे की, उतनी पांचवें की, उसी 17वें की। देखो जब n ही नहीं, यानी सभी फ्रिंज की चौड़ाइयां समान है, जो उसकी संख्या पर निर्भर नहीं कर रही। तो हम कहेंगे यहां फ्रिंज की चौड़ाई का मान, फ्रिंज की चौड़ाई का मान n पर निर्भर, n पर निर्भर नहीं कर रहा है। अर्थात सभी दीप्त फ्रिंजों की, सभी दीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होगी। तो दीप्त की बात हो गई है, अब हमें यही काम अदीप्त फ्रिंजों के लिए करना है। जरा इसको नोट करो। देखो ये दीप्त फ्रिंज का हो गया, अब हम केस 2 उठाते हैं अदीप्त फ्रिंज के लिए। ध्यान से सुने, केस 2 अदीप्त फ्रिंज के लिए। देखो मेरी बात को गौर से सुनते जाइएगा तो बहुत दिक्कत नहीं होगी। अगर हम अदीप्त फ्रिंज की बात करें, किसकी बात करें? अदीप्त फ्रिंज के लिए, जैसे मैंने बोला था पथांतर वहां समगुणांक था, यहां विषम गुणांक होगा। अदीप्त फ्रिंज के लिए ध्यान रखना, पथांतर का जो मान होता है वो विषम गुणांक होता है। क्या होता है? विषम गुणांक। किस चीज का? λ/2 का। अच्छा, विषम संख्या 2x+1 भी होती है और 2x-1 भी होती है, जो आपकी इच्छा हो वो ले सकते हो। मैं ले रहा हूं 2n-1। ये हमारा पथांतर का सूत्र। और पथांतर का वास्तविक जो पीछे भी डेरिवेशन में निकाला था हमने, वो क्या निकाला था? देखो पथांतर का मान हमने क्या निकाला था? देखो पथांतर यही निकला है, n(d)λ/d। तो ये इस्तेमाल करेंगे, n(d)λ/d।
स्मॉल डी। एक सेकेंड, ये पथांतर निकला था क्या? नो नो नो, पथांतर ये निकला, देखो स्मॉल डी वाई एन अपान कैपिटल डी, ये इस्तेमाल करेंगे, स्मॉल डी वाई एन अपान कैपिटल डी, स्मॉल डी वाई एन अपान कैपिटल डी, पथांतर की जगह ये इस्तेमाल होगा। यहां से भी वाई एन निकालो, जैसे पीछे वाई एन प्राप्त किया था वैसे यहां भी वाई एन निकालेंगे। ध्यान से देखना बच्चा लोग, ये कैपिटल डी ऊपर चला जाएगा, स्मॉल डी डिवाइड में आएगा, इस दो को ब्रैकेट के अंदर ले लो, तो देखो दो जब अंदर जाएगा तो ये कट जाएगा और यहाँ 1/2 आ जाएगा, तो कैपिटल डी लैम्डा पान स्मॉल डी बच्चा। ये जो सूत्र है ये एनवी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति है। जब हम एनवी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति के लिए कोई सवाल लगाएंगे, पूछा जाए मान लो 10वीं अदीप्त फ्रिंज की स्थिति बताइए, तो आप इस सूत्र का प्रयोग करेंगे, एन का मान 10 रखेंगे, तो कहेंगे यह एनवी अदीप्त फ्रिंज की स्थिति है। अच्छा, स्थिति निकल आई, फ्रिंज की चौड़ाई निकालनी है, चौड़ाई उसी तरह निकालोगे, कैसे? yn + 1 माइनस yn। तो अब देखो अदीप्त फ्रिंज की चौड़ाई निकाल रहा हूं मैं, फ्रिंज की चौड़ाई के लिए हम लोग w इस्तेमाल करेंगे, yn + 1 माइनस yn करना है। इस बार इस वाले सूत्र में n को n + 1 करके देखो जरा क्या बन रहा है। सुनो, अगर यहाँ n को n + 1 रखोगे तो यहां भी तो n + 1 रखोगे, तो n + 1 माइनस हाफ, तो हाफ माइनस कट जाएगा, हाफ तो प्लस का बचेगा, तो जो n + 1 का मान आएगा, ध्यान देना इस जगह पे, n + 1/2 आएगा भैया, आप करके देख सकते हो, माइनस yn का मान यही रहेगा। अब इसको तुम्हें सिंप्लीफाई करना है। यहां पर देखो कुछ कॉमन दिख रहा है क्या तुम्हें? उस तरफ ये कॉमन है डी लैम्डा बाई स्मॉल डी, और ये ब्रैकेट में अंदर माइनस हो जाएगा, देखो n से n कट जाएगा, और हाफ हाफ मिलके क्या हो जाएगा? फुल, यानी 1। तो ये 1 इंटू समथिंग, तो 1 तो कोई मतलब नहीं होता लिखने का गुणा में। देखो आप ध्यान दो, फ्रिंज की चौड़ाई का सूत्र वही निकला जो दीप्त में निकला था, और यहां भी n नहीं है, तो हम ये कह सकते हैं कि सभी दीप्त फ्रिंजें हो या अदीप्त फ्रिंजें हो समान चौड़ाई की हैं कि नहीं, बताओ? तो हम कह सकते हैं अतः सभी दीप्त व अदीप्त फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है, फ्रिंजों की चौड़ाई समान होती है। अब एक आती है फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई। यदि आ जाए ये बात, देखो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई, ध्यान देना प्लीज, ये निकालना है मुझे। फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई के लिए ध्यान रखना, जैसे tan थीटा निकालते एक तरह से, तो लंब बटे आधार इस तरह, तो यानी yn अपान कैपिटल D का इस्तेमाल होगा। तो मान लो जैसे पहले कोणीय स्थिति निकालो फिर चौड़ाई निकालते, देखो वैसे हम बताओ रेखीय स्थिति अभी निकाल चुके yn का मान, जैसे चाहे इस वाले सूत्र से ले लो, देखो ये अदीप्त फ्रिंज का सूत्र है yn, और ये yn किसका है? देखो ये वाला, ये दीप्त का है, क्या निकला है? n d लैम्डा बाई स्मॉल डी। ये देखो y आपको ध्यान देना है, जो चित्र हमने बनाया था उसमें y यहां पर है और कैपिटल D यहां पर है, देखो ध्यान दो। तो अगर कोणीय चौड़ाई की हम बात करें तो tan थीटा होता है लंब बटे आधार, अगर yn में कैपिटल D से भाग दे दो तो कोण निकल आएगा कि नहीं निकल आएगा? तो कोणीय चौड़ाई का मतलब होता है yn बटे कैपिटल D। पहले स्थिति निकालनी है मुझे, तो ये कोणीय चौड़ाई के एनवी फ्रिंज की कोणीय स्थिति आ जाएगी, थीटा n बोलेंगे इसको, क्या बोलेंगे? तो जब इसमें कैपिटल D से भाग दोगे तो क्या बचेगा बताओ? कट जाएगा, n लैम्डा बाई स्मॉल डी बचेगा। तो थीटा n माने एनवी फ्रिंज की स्थिति आ जाएगी तुम्हारी, क्या आ जाएगी? देखो जरा, एनवी फ्रिंज की स्थिति, एनवी फ्रिंज
की स्थिति, कौन सी स्थिति है लेकिन? कोणीय स्थिति। एनवी फ्रिंज की कोणीय स्थिति। थीटा एन बराबर वाई एन में कैपिटल डी से डिवाइड किया तो क्या बचा था? एन लैम्डा अपान स्मॉल डी बचा है। हमें चौड़ाई पता करनी है। देखो फ्रिंज की कोणीय चौड़ाई पता करनी है, कोणीय चौड़ाई। तो क्या करेंगे आप? थीटा बराबर थीटा एन प्लस 1 माइनस थीटा एन, वही जैसे उसमें निकाला था। तो यहां पर एन को एन प्लस 1 पुट कर दो। देखो एन प्लस 1 लैम्डा डी माइनस एन लैम्डा डी बाई ऐसे ऐसे। एन देखो कैंसिल हो जाएगा जब लैम्डा बाई डी कॉमन ले लोगे। तो जो थीटा की चौड़ाई आई, देखो मतलब कोणीय चौड़ाई फ्रिंज की आई, उसका सूत्र क्या बना है? लैम्डा बाई डी। तुम्हें मेन सूत्र याद रखना, कभी अंक में पूछा जा सकता है। प्रक्रिया भी जान लो, उसमें कोई डिफिकल्ट बात तो है नहीं, इतना सब नोट कर डालो।